जोहार, नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जीवन के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन सब में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बगैर आदमी आधा अधूरा है। यह एक ऐसी विधा है जिस विधा से आदमी पूर्ण रूपेण आदमी बनता है, दूसरे को भी आदमी समझता है और समझने का ज्ञान पाता है, उसकी भी ज़रूरतें समझता है, उसके लिए भी खड़ा होने की हिम्मत और ताकत जुटाता है। कानून की बात में आज हम इस बात पर बात करेंगे। कई बार सब्जेक्ट बदल करके एजुकेशन पर हम लोग अलग अलग बात करते रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे झालसा गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राम सिंह जी। उनसे बात करेंगे शिक्षा के बारे में, इसलिए भी कि ये कोरोना काल और हमारा यह जो विकास है, इस विकास में जो सारे डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स, गार्जियंस के भी, बच्चों के भी, और बढ़िया कॉलेज में नाम लिखाने के लिए, बढ़िया स्कूल में नाम लिखाने के लिए भी जो नहीं पाते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे सुसाइड के केस आ रहे हैं। तो राजधानी का एक बड़ा स्कूल है, स्कूल के बड़े नामी प्रिंसिपल हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कानून की बात में कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है। आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये हम जानना चाहते हैं कि एजुकेशन का एक सिस्टम गांधी जी ने विकसित किया जिसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं। उसके पहले भी आश्रम स्कूल की बात रही, आश्रम स्कूल से सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। नेत्रहाट उसी में एक एक्सपेरिमेंट है। ये और सारे स्कूल्स हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, उस ज़माने में भी देहरादून में एक स्कूल हुआ करता था। अभी जो शिक्षा मिल रही है, अब पहले जो शिक्षा की बात गांधी जी ने की, आश्रम स्कूल में की, वो समानता की बात, सबके बराबरी की बात, तो दोनों में फ़र्क क्या लगता है आपको? और जीवन में शिक्षा प्लस लिटरेसी, साक्षरता, अगर साक्षरता माइनस करते हैं थोड़ा सा हमको लगता है कि कम हो जाता है। शिक्षा का मतलब कि किसी तरह की शिक्षा बगैर किताबी ज्ञान के भी, दोनों को थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए। देखिए, जो पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, कुछ चीज़ें सब में कॉमन होती हैं, जैसे भय हुआ, निद्रा हुआ, भूख हुआ, ये सभी में पाया जाता है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम मानव में, मनुष्य में और जानवरों में अंतर कर सकते हैं। यह शिक्षा का जो पहले आश्रम पद्धति था, फिर मैकाले पद्धति है, अभी बड़ा मिक्स वे में चल रहा है चीज़ें। पूरी तरह से न तो आश्रम पद्धति वाली शिक्षा रह गई, न तो मैकाले वाली शिक्षा रह गई। शिक्षा का काम है कि जीवन को सुलभ और सुगम बनाना। अभी की जो शिक्षा है, चूँकि नौकरी से ज़्यादा ओरिएंटेड है, बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं सोचते हैं कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, हमको जॉब मिलेगा, हमको मार्क्स मिलेगा, कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए जो पहले वाली शिक्षा थी उससे वह जुड़ाव उस तरह का नहीं रह गया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं, हम उससे सहमत हैं कि आजकल साक्षरता को भी शिक्षा से जोड़ देते हैं कि शिक्षा का मतलब साक्षरता है। शिक्षा वह है जो कि संस्कार दे, शिक्षा वह है जो कि आदमी को अपने कर्तव्य का बोध दे और उससे किसी तरह का स्ट्रेस न हो। जैसा कि आपने अभी चर्चा में बोला भी कि इससे जो है आज की डेट में स्ट्रेस भी बच्चों पर हो रहा है, सुसाइड भी कर रहे हैं, ऐसे है। तो हमको लगता है कि शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है। सरकार टाइम टाइम पर बदलाव करती है। अभी भी जो नवाचार और स्किल एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो हमको लगता है कि फिर वही हम लोग पुरानी चीज़ों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या पुरानी चीज़ों पर जा रहे हैं कि शिक्षा से केवल जॉब ही ना मिल करके एक अच्छा मानव बन सके, एक अच्छा समाज का नागरिक बन सके, अपने कर्तव्यों का समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति बोध हो, और इस तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति विकसित की उसमें था कि लोगों को नौकरियों के लिए ही पढ़ाई की जाए, और वो पढ़ाई धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में, जानलेवा कंपटीशन में कन्वर्ट हो गया। हम जिस युग में हैं, जिस विकास के रफ्तार में हम चल रहे हैं, उस विकास के रफ्तार में समाज, परिवार छूटता जा रहा है लगातार इस शिक्षा से। इसलिए कि यहाँ गला काटू प्रतिस्पर्धा जो है हर स्तर पर,
वो बुनियादी स्तर की शिक्षा हो या हायर लेवल की शिक्षा हो, हर कोई एक दूसरे को किसी ढंग से पैर खींच करके ऊपर जाना चाहता है। एक ऊपर जाना अपने ज्ञान के बदौलत, अपने अनुभवों की बदौलत, अपनी पढ़ाई की बदौलत, जानकारी की बदौलत, और एक कि हम किसी ढंग से खींच करके वहाँ चले जाएं, वह भी तब जबकि हमारे तमाम धर्म ग्रंथ यही सिखाते हैं कि हमको आदमी बनना है। आदमी से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है। तो इसमें क्या हौच-पौच है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कि जब कॉम्पिटिटिव वो होगा, एजुकेशन होगा, तो उसमें बच्चों में ये सारे दबाव पड़ेंगे ही और स्ट्रेस होगा ही होगा। स्ट्रेस नहीं हो और इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। जैसा हम शुरू करते हैं उसी मैकाले शिक्षा से, या जो जॉब ओरिएंटेड जो एजुकेशन दी जा रही है, इस कंपटीशन के कारण ही नहीं है। कंपटीशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बच्चों में कंपटीशन होता है तो देखिए वह एक एक्सेलेंस, अच्छा करने की स्पिरिट बच्चों में रहनी चाहिए। तो कंपटीशन के साथ में जो वैल्यूज एजुकेशन है, जो संस्कार है, जो परिवार का संस्कार है, जो बड़े फैमिली से उनको मिलता था और बच्चों को आपस में मिलने से होता था, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, बच्चों का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो अपने जो ओल्ड परिजन हैं, बाबा दादी नाना, ये लोग जो थे, इन लोगों का जो बताते थे कहानियों के थ्रू या अपने एक्शन के थ्रू, तो वो सब मिस कर रहा है। साथ में आज के पेरेंट्स या टीचर्स, दोनों की हम बात कर रहे हैं, जो रोल मॉडल हुआ करते थे वो रोल मॉडल नहीं है। ये सभी कारण है जिसके कारण कि हमको लगता है कि शिक्षा का केवल वो जॉब केंद्रित हो गई है और वह स्किल या एबिलिटी से उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो परिवर्तन सरकारों के द्वारा या सिस्टम में जो लाया जा रहा है, हमको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव ज़रूर मिलेगा। हम चाहते हैं कि नैतिक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और परिवार के द्वारा शिक्षा या अपने बुजुर्गों के द्वारा जो शिक्षा मिलती थी, समाज के द्वारा मिलती थी, इसको भी कहीं न कहीं स्कूल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, करिकुलम में डालना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे वो सभी चीज़ें जिसके मिस होने से बच्चों पर स्ट्रेस हो रहा है और ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें आ पाए। नहीं, अभी देखिए ना, हम लोग जहाँ पहुँच गए हैं उसमें है कि हम अपने स्कूल्स में मनोवैज्ञानिक बुलाएं, मनोचिकित्सक बुलाएं और उनसे क्लासेस लें। जी जी। यह तब पहुँचे हैं जबकि बड़े पैमाने पर वहाँ से लोग निकलने लगे हैं। उनके नौकरियों की भी कुछ व्यवस्था करनी है, कुछ उनके एस्टेब्लिशमेंट की व्यवस्था करनी है। हमारे यहाँ ये सारी जानकारियाँ नानी, दादी, दीदी, बुआ, ये लोग जो होती थी, जो बड़ी होती थी, वो देते थे। गांव के लोग बैठते थे, गांव के लोग भी सिखाते थे। आपको याद होगा एक पंचतंत्र किताब है, कैसे पंचतंत्र से उन्होंने पढ़ाया। हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें सत्य हरिश्चंद्र किताब होती थी, हिंदी में पाठ्यक्रम था, जीवन कला एक किताब होती थी। धीरे धीरे उसको कोर्स से हटा लिया गया। इस तरह की बहुत सारी किताबें कोर्स से हटा ली गई। ऐसा नहीं है कि आज भी नैतिक शिक्षा नहीं होती है, लेकिन नैतिक शिक्षा को जीवन में अपनाया जाए वह नहीं हो पा रहा है। उसको कैसे जोड़ा जा सकता है प्रैक्टिकल रूप में? फैमिली न्यूक्लियस है। आपके ज़माने में पिता माँ दोनों नौकरी में हैं, घर में बहन भाई है वो भी नौकरी में है, बच्चा अकेले होता है, उसके इंटरटेनमेंट के लिए तो टीवी है या मोबाइल है, माँ बाप को भी अपने मोबाइल पर लगे रहने के लिए मोबाइल है। तो इन सब चीज़ों में उसको लौटाने की बात कि वो पूरा घर में जाए और घर में जाकर के नए सिरे से संस्कारों को सीख सके। पास के आप नहीं व्यवस्था कर सकते, आप अपनी मामी को रखो, अपनी दादी को रखो, अपनी नानी को रखो। वो तो अपनी स्थिति देखेगी। हम बॉम्बे में काम कर रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये मिल रहा है, तो इसमें माँ कहाँ से आएंगी, पिता कहाँ से आएंगे? पिता के साथ खेती में अट नहीं सकता है, इसलिए खेत छोटे पड़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। इस सब में जोड़ घटा करके क्या व्यवस्था हो सकती है? आखिर रास्ता क्या है? सरकार ने एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इसके पहले भी करीब हमको लगता है कि 40-50 साल 30 साल पहले एक शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। अब नया बदलाव है, कैसे किया जाए? देखिए, ये ज़रूर है कि मैं इससे सहमत भी हूँ कि पुराना जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है या सामाजिक है या गांव का या फैमिली का, वो स्ट्रक्चर तो नहीं लाया जा सकता। जैसा हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि स्कूल में ऐसी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ये सभी जो है उस स्कूल के करिकुलम में आए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अपने स्कूल में जैसे एक ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाया। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति जो है उसके पास ज्ञान है, उसके पास अनुभव है। अगर उस ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी को, नए बच्चों को दिया जाए तो शायद वो ज़्यादा रिच होंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, समाज के जो 300 लोग को सेलेक्ट किए, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा किए हैं, चाहे वह संस्कार में हो, चाहे वह खेती में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में, जहाँ भी अपना वो एक रोल मॉडल है।
इन लोगों को मिला करके हमने एक ह्यूमन लाइब्रेरी नाम दिया और उनमें हम उनको इनवाइट करते हैं स्कूल में। वो स्कूल में आके बैठते हैं, बच्चों से बड़े फ्रेंडली माहौल में नीचे ज़मीन पर बैठ के अपना बच्चों के साथ वो बात करते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए स्कूल में क्या है कि पेरेंट एक तरह की बात करते हैं, टीचर एक तरह की बात करते हैं। बच्चा जानता है कि प्रिंसिपल साहब है तो अच्छी चीज़ें हमेशा सही बोलने के लिए कहेंगे, लेकिन कोई एक थर्ड आदमी, कोई अननोन आदमी आके अपने अनुभव को जब शेयर करता है तो बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर की कही हुई बातों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे बच्चों को हम लोग एग्रीकल्चरल जो है उसमें ले जाते हैं, गरीब बच्चों के साथ ले जाते हैं, डिसेबल बच्चों के पास ले जाते हैं, तो उनसे क्या है, उनका इंटरेक्शन होता है, उससे वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब भी वो जीवन में आगे जाएंगे, कुछ बनेंगे, तो उन चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज आपको बताएं, ये बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मार्क्स पा जा रहे हैं, कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, एंड होता क्या है कि ये ज़मीन से तो कनेक्टेड ही नहीं है। उनको बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में पेरेंट्स ने स्कूल में भेजा, अच्छे स्कूल में बड़े प्रोटेक्टेड में वो अपना कंपटीशन क्वालिफाई कर लिए। तो उनको तो ग्रामीण परिवेश क्या है, ग्रामीण संस्कार क्या है, हम एक अच्छे आदमी बनने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत क्या है। वो IAS बन जाता है, उसको पता ही नहीं है कि वहाँ गांव में उसकी ज़रूरत क्या है। तो इस तरह से ज़मीन से जोड़ना, लोगों से जोड़ने, और जो रोल मॉडल है वो अगर उनको घर में या समाज में नहीं मिल पा रहा है तो उसको स्कूल में उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी जितने भी लोगों को अवार्ड मिले थे, पद्मश्री, और इन लोगों को भी स्कूल में बुला करके हम लोगों ने टॉक कराया था, या स्कूलों को कराना चाहिए, जिससे कि वो बता सकें कि किस किस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे एक अच्छा समाज के लिए वो क्या कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कुछ लोग करना भी चाहते हैं, तभी उनको पता नहीं है कि किस तरह से करना है या किनको करना है, जेन्युइन किसको करना है। तो हमको लगता है ये सभी टाइप की जब एक्टिविटीज़ स्कूल में होना शुरू हो जाएंगी तो बच्चों को वो सभी ज़रूरत जो है या शिक्षा का जो असली महत्व है उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, एडुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल किया जाए। जी। जैसे कि आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास को ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ करके उसको ले जा करके पढ़ा करके सिखाएं। विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में जीवन में रोज उपयोग में आने वाली हाई स्कूल लेवल पर वो सीखें। समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो समाज शास्त्र में जो लोग काम कर रहे हैं, अब तो दिक्कत ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में समाज शास्त्र के लोग भी फील्ड में नहीं जाते हैं, ये दिक्कत हो गई है। तो उसको प्रायोगिक कैसे बनाया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी जो है वो थ्योरी से ज़्यादा, थ्योरी तो याद रखने की चीज़ है, लेकिन थ्योरी से प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल क्या महत्व है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। आप कह दीजिए उसको समझ में नहीं आएगा। आप गीता का श्लोक पढ़ दीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्यों कहा उन्होंने, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बॉल को जोर से दीवार पर फेंकी और दीवार उसी तेजी से फेंक रहा है लौट करके, इस ढंग से अगर पढ़ाने की व्यवस्था हो, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं। प्रायोगिक पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो और वहाँ से संस्कार सीख करके आए बच्चे। वहाँ टीचर के साथ जब मिले, वहाँ जब दूसरे लोगों के साथ मिले, भले ही वो चपरासी का काम करे या कोई भी काम करे, उसके साथ कैसे बिहेव करना है। आप बड़े घर के लड़के हैं, इसलिए आपको यह राइट नहीं मिल गया है कि जो चपरासी काम कर रहा है उसको तुम ताम करके बात करने की। ये संस्कार जब वहाँ से धीरे धीरे शुरू होगा, वो भैया हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, काका हो जाएगा, तो बात बननी शुरू हो सकती है। देखिए मैं एक बार फिनलैंड गया था और आप जानते हैं कि बड़ा अच्छा स्कूल का सिस्टम, वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। और तो मैंने देखा था कि वहाँ पर क्लास 2 में बच्चा है, 1 में बच्चे हैं, अपने से थाली लेते हैं, अपने से स्कूल में जो टिफ़िन होता है जाके लेते हैं, सब चीज़ों को क्रमबद्ध जहाँ रखना है उस तरह से रखते हैं। कारपेंट्री सीख रहे हैं, जो स्किल एजुकेशन है उससे अटैच है। आज के डेट में थोड़े माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है। अगर अच्छे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में या सो कॉल्ड जहाँ पर थोड़े रिच बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके बच्चों को इन क्लीनिंग का पार्ट, स्वीपिंग का पार्ट या कारपेंट्री या इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है, तो उनको बड़ा फील होता है कि नहीं हमारा बच्चा इसलिए नहीं है, वो मान के बैठेंगे मेरा बच्चा जॉब के लिए है, तो उनका फोकस है, हाँ, हायर जॉब के लिए है और न कि इन एक्टिविटीज़ या इस सब के लिए है। तो जैसा आप कह रहे हैं ये तो बहुत ज़रूरत है। अभी चेंजेज हुए हैं, जैसे हम आपको बताएं कि 10th क्लास लेवल पर, फिर 12th क्लास लेवल पर जो सब्जेक्ट्स हैं सब में अब प्रैक्टिकल इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, मार्क्स भी जो दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि आज के 25 साल पहले भी हमको याद है कपिल सिब्बल साहब थे, तब उस समय CCE करके एक कॉन्सेप्ट आया था
कॉन्सेप्ट वो भी बढ़िया था, लेकिन अंतर क्या है कि हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि हर जगह सबको ट्रेनिंग देना, एक समान रूप से सबको तैयार करना, वो नहीं हो पाया था। इसीलिए वो चीज़ें बदल के अब दूसरे फॉर्म में आया है। तो हमको ये कहना है कि देखिए, स्कूल में सभी स्कूलों को सेम प्लेटफॉर्म पर लाके उनका ट्रेनिंग करना, उनको तैयार करना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना। इसमें आईटी जो है, कंप्यूटर जो है, वो रोल प्ले कर सकता था। कोविड बहुत ख़राब था, बहुत उससे परेशानियां हुई, लोगों की जाने गई, लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ है कि आईटी का बड़ा उपयोग हुआ। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ये सब चीज़ें चलने लगी हैं। तो हमको लगता है कि अगर इस आईटी का, जूम मीटिंग का या गूगल मीट का, इन सब का यूज करके लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक और तैयार किया सकता है। और थियरी को तो कम करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यह केवल नाम के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें हमको लैब में ले जाना पड़ेगा। अगर लेबोरेटरी गांव है, खेत है या कोई सोसाइटी है कहीं, तो वहाँ तक हमको बच्चों को खुद लेके जाना पड़ेगा। अब जो है पढ़ाई जो है वह 4 कंक्रीट वॉल्स के अंदर बीच में नहीं हो सकती। हमको क्लासरूम को फिर उसी तरह से ओपन करना पड़ेगा, बाउंड्री को गिराना पड़ेगा, जैसे पहले जो आश्रम पद्धति थी या जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सजेस्ट किया था कि अगर बच्चे को पढ़ के समाज में रहना है तो समाज में ही उसको सीखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक बात मैं कह रहा था कि मार्क्स ओरिएंटेड या सेंट्रिक होना चाहिए। ज़्यादा मार्क्स आए हमको, उसके लिए ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं आए तो हमको सुसाइड कर लेना है या डिप्रेशन में चले जाना है। इससे बचाव कैसे हो सकता है? इसलिए भी कि लगातार, मैंने शायद ही किसी दिन का अखबार होगा जिसमें कि इस तरह की छोटी मोटी खबर नहीं होती है। और ये क्या नाम है, स्मार्टफोन नहीं मिला, माँ नहीं खरीद सकी, बच्ची ने सुसाइड कर ली। मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं मिला, सुसाइड कर ली। मोबाइल देखने के लिए मना किया, सुसाइड कर ली। कम मार्क्स आया, सुसाइड कर ली। वो चाहती थी कि डॉक्टर में, डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बना, इंजीनियर बनना चाहता, नहीं बना। इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए कि दुनिया में हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, सबको जानता है। हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर कोई मुख्य, लेकिन जो नहीं बनता है वो भी इस दुनिया में जीता है। तो वो यह बात कैसे समझे कि वह भी इस दुनिया के लिए उपयोगी हो सकता है। कम मार्क्स आने पर रोने और छाती पीटने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, पागल होने की जरूरत नहीं है। क्या रास्ता हो सकता है? एक तो रास्ता, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्कूल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो साइकोलॉजिस्ट रख रहे हैं, वो क्या नाम है, साइकेट्रिस्ट रख रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपका स्कूल एक रोल मॉडल है, तो हम उससे बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक साइकेट्रिक या काउंसलर रखने की बात है, अभी जितने भी स्कूल सीबीएसई के हैं उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, एक काउंसलर से 2000, 3000, 4000 बच्चे हैं, उनकी नीड ज़रूरत नहीं हो पाती है। इसलिए हर टीचर को एक काउंसलिंग की एजुकेशन होनी चाहिए, लगभग कुछ साइकोलॉजी जानना चाहिए, लगभग कुछ साइकोलॉजी जानना चाहिए। जी, वही कहने का मतलब है। तो दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चों का, देखिए क्या है ना, जो हमारे अल्टीमेट जो भगवान या जो भी नाम हम अल्लाह जो भी नाम दें, वो बड़े जुडिशियस रहे हैं। हर बच्चे को हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे को कुछ न कुछ पावर है, कुछ न कुछ उसकी स्ट्रेंथ है। और हर बच्चा जैसे इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, उस बच्चे को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर यूनिकनेस क्या है, हम क्या कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा पेरेंट्स और टीचर का। तो पेरेंट्स को भी थोड़े से रिजिडिटी छोड़ करके कि नहीं, तुमको अच्छे मार्क्स ही लाना है और या तुमको इंजीनियरिंग मैथ्स ही पढ़ना है। हम लोग देखते हैं कई बार पेरेंट्स, बच्चा चाहता है लेकिन बोलता नहीं, मेरे फादर चाहते हैं कि नहीं हम इंजीनियर या डॉक्टर बने। मैंने एक बच्चे को छुड़वाया, अपने रिलेटिव के एक बच्चे को छुड़वाया, हमने कहा कि साइंस छोड़ दीजिए भाई, नहीं सीख रहा है, कह रहा है कि हम नहीं सकेंगे, तो क्यों परेशान नहीं। और आगे भी समस्या है, हम आपको बताएं कि आगे बच्चा इंजीनियरिंग कर भी लिया, उसके बाद वो चला जाता है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, वो बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है, वो दूसरी जॉब कर रहा है। जॉब वो कर रहा है जो उसका एप्टीट्यूड नहीं था और जिसने वो पढ़ा नहीं। इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग का काम करे तो हमको लगता है बेहतर कर पाएगा। जिसमें यहाँ पर स्कूल का रोल होता है कि बच्चों को उस तरह से गाइड करें। देखिए, अच्छा करना, अच्छा मार्क्स पाने के लिए मेहनत करना ये गलत नहीं है, क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में एक्सीलेंस अच्छा करने के लिए एक स्पिरिट होनी चाहिए, चाहे जिस फील्ड में। केवल मार्क्स ही नहीं है, हम अपने जॉब में हैं, अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ हम दूसरों से अच्छा करें, ये रहना चाहिए।
जहाँ तक इसकी बात है कि बच्चे डिसअपॉइंट होकर के, स्ट्रेसफुल होकर के जान दे रहे हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर पेरेंट्स और स्कूल, सोसाइटी सब कंट्रीब्यूट करेगा, तभी जा कर के हम लोग उससे कर पाएंगे। और बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि एक टाइम के बाद तुम्हारा मार्क्स काम नहीं आता है, जिंदगी खुश अच्छा हम पढ़ते क्यों हैं, समाज में एक अच्छे जीवन के लिए पढ़ते हैं, खुश रहने के लिए पढ़ते हैं कि मेरी लाइफ अच्छे से चले। उसके लिए मार्क्स, एक टाइम के बाद, जॉब पाने के बाद मार्क्स कोई नहीं पूछता है कितना मार्क्स पाए हैं। आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो थिंकिंग है, आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, कैसे लीड करते हैं, ये जो है स्कूलों में इन सब चीज़ों को भी डालने की ज़रूरत है कि बच्चों का एक परसेंटेज 60% मान लीजिए आप एकेडमिक पर काम करें, और इन चीज़ों के लिए बच्चों के पर्सनालिटी, थिंकिंग, स्किल्स के लिए, डिबेटिंग के लिए और लीडरशिप के लिए इन सब की एक्टिविटीज स्कूलों में और बढ़ानी पड़ेगी। अच्छे स्कूल कर रहे हैं, कुछ स्कूल अभी भी थोड़े मोनोटोनस वे में चल रहे हैं, जिनको भी बदलना पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे कि मान लिया जाए कि हम उनको यह उदाहरण दे सकते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके कोई स्कूली कॉलेजी शिक्षा नहीं था, वो वैज्ञानिक बने और बहुत अच्छे वैज्ञानिक बने, आज वो दुनिया में नाम रख रहे हैं। बहुत ऐसे रोल मॉडल हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे, उसके बाद भी दुनिया में जाकर के अपने को स्थापित किया, आज भी है, कल भी था। हम यह बता सकते हैं कि बगैर इलेक्ट्रीशियन के हमारे घर का कोई बिजली वो ऑन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन की भी उतनी ही ज़रूरत है जितने की इंजीनियर की ज़रूरत है, इंजीनियर से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है। और ये सारे ज्ञान अगर आप यहाँ नहीं सीखते हैं तो कल को अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई सर्वेंट मिले इस टाइप का, जो घर में आप इंडिया में अफोर्ड कर रहे हैं या एशियन कंट्री में अफोर्ड कर रहे हैं। तो वो बच्चों के जैसे ही ये महसूस करेंगे, उनको महसूस कराना, ये जो फील करना शुरू करेंगे तो हमको लगता है कि थोड़ी सी बात बनेगी। लेकिन ये फील कराना स्कूल के साथ साथ गार्जियंस का भी काम। आप लोग पता नहीं ये पेरेंट्स मीट में क्या बात करते हैं और मार्क्स कितना कम आया और कैसे तैयारी करनी है और कितना मार्क्स कैसे लाना है। गार्जियन भी कहते हैं नहीं पढ़ता नहीं है, साइंस नहीं पढ़ता, इसमें थोड़ा कमज़ोर है, चलो यहाँ से निकला कोचिंग में डाल दो, कोचिंग से निकला स्कूल भेज दो, स्कूल से निकला कोचिंग। तो क्या बच्चा सीखेगा, कैसे बढ़ेगा? जी जी जी, देखिए मेरे हिसाब से ये हम बताना चाहते हैं कि स्व को जानना भी शिक्षा का बने एक ज़रूरत है, या शिक्षा स्व को जानने को भी शिक्षा कहते हैं। और स्व जो है एक अल्टीमेट जो पावर है उसका अंश है, जो भगवान का हम कहते हैं अंश है। तो जो लोग है बच्चे के चारों तरफ हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, वह बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। और कभी कभी आप जानते होंगे कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हम अपने कहते हैं दूसरों का सम्मान करना चाहिए, अपने हम प्यून को, क्लर्क को, सबको सबके सामने डांट रहे हैं। तो उन बच्चों, उस सब चीज़ों का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। हमको लगता है कि जो पेरेंट टीचर मीट जैसा बात कर रहे हैं कि इस पेरेंट एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। पेरेंट को भी बताने की ज़रूरत है कि बच्चों को केवल मार्क्स के लिए आप उनको पार्टी मत दें या उनको अवार्ड मत दें, उनको जो और अच्छी आदतें हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए भी आप सम्मानित करें। स्कूल में भी अगर इन सब चीज़ों की फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं कि जो मार्क्स के लिए टॉपर्स हैं तो उनको ठीक है, उसके साथ में अदर चीज़ों के लिए जैसे पेंटिंग का हुआ, एक अच्छा बिहेवियर का हुआ, अच्छे संस्कार का हुआ, किसी का बच्चा हेल्प किया, तो इन सब चीज़ों को भी क्राइटेरिया होना चाहिए बच्चों को एक्नॉलेज करने के लिए स्कूलों में, या पेरेंट्स को इस सब पर ध्यान देना चाहिए। तो हमको लगता है कि बच्चे में ज़्यादा ह्यूमन टच आ पाएगा। दो चीज़ें और, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो, और लीगल लिटरेसी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जाने, भूत के बारे में, ये क्या नाम है, ओझा के बारे में, इसके बारे में जो अंधविश्वास फैला हुआ, तो वो स्कूल लेवल पर कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक लीगल लिटरेसी का सवाल है, मैं इसके गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। स्कूलों में हम लोगों ने शुरू किया है कि एक्टिविटीज़ जो लीगल लिटरेसी से संबंधित है, जो ड्यूटी और राइट से संबंधित है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज के डेट में लोग राइट की तो बात करते हैं, ड्यूटी की बात नहीं करते हैं, जबकि ड्यूटी फर्स्ट आता है। जब पहले हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तभी मैं अधिकार की बात कर सकता हूँ। उसके लिए स्कूलों में देखिए, जैसे मॉक पार्लियामेंट, बाल संसद और उसके जो क्विजेज उससे रिलेटेड, उससे लाइब्रेरी, उस तरह के टॉक भी हम लोग बुला करके लोगों को कराते हैं, जिससे कि बच्चों में थोड़ी इन सब चीज़ों की अवेयरनेस हो। क्योंकि देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग थोड़े से अधिकारों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे
अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे तो हमको लगता है कि अदालतों का भी बोझ कम होगा। वो बच्चे जब बड़े होंगे तो रूल फेयरिंग या कॉन्स्टिट्यूशन ओबीडियंट होंगे, तो हमको लगता है कि उससे ये जो लोड पड़ रहा है वो सब चीज़ें कम हो सकती हैं। लीगल लिटरेसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इस पर भी बच्चों का इवेल्युएशन स्कूलों के लेवल पर होना चाहिए। स्कूल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो है कर रहे हैं हम लोग, उनको जुडिशरी को भी दिखाने का, थोड़ा नज़दीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये चीज़ें अपना प्रभाव डालेंगी। एक अंतिम सवाल, अभिभावकों के लिए क्या संदेश हो सकता है कि अभिभावक कैसे बच्चों के साथ जुड़ें, स्कूल के साथ जुड़ें, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ से क्या पढ़ के आ पा रहे हैं, उनके रोजनमचा के बारे में थोड़ा जानकारी लें, क्या हो सकता है? देखिए, ये समस्या स्कूलों की समस्या है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बोलूं कि आज हम लोग फेस करते हैं कि बच्चों के पेरेंटिंग के अभाव में, गुड पेरेंटिंग के अभाव में बच्चे माने बिगड़ रहे हैं। इवन मार्क्स लाने के बाद भी उनको हम अच्छे बच्चे कहने में संकोच करते हैं। और हम लोग बल्कि सोच रहे थे कि भाई कैसे स्कूल में पेरेंटिंग किया जाए। पेरेंट को लगता है, पहले तो इन चीज़ को भूलना चाहिए, कोई भी स्कूल किसी बच्चे को बेस्ट का बना दे, इंजीनियर डॉक्टर बना दे, ऐसा नहीं होता है जब तक कि पेरेंट्स नहीं साथ दें। जिस स्कूल का अच्छा रिजल्ट है, बच्चे का एप्टीट्यूड भी नहीं जी, बच्चे का जिस स्कूल का अच्छा रिजल्ट है, इसका मतलब वहाँ के पेरेंट जागरूक हैं, पेरेंट स्कूलों से कम्युनिकेट किए हैं, कांटेक्ट में रहे हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, तभी हो पाया है। दूसरी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स एक तो पहले रोल मॉडल अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बने। रोल मॉडल का मतलब केवल मेरा इतना सा है, वो चीज़ें नहीं करें जो कि बच्चों को कहने के लिए कर रहे हैं, तो वही करें जो बच्चों को हम सिगरेट पीते हैं, बच्चों को कहें कि सिगरेट नहीं पिए। कभी स्कूल में टीचर की शिकायत बच्चों के सामने कर रहे हैं, स्कूल की शिकायत कर रहे हैं, और चीज़ें बात कर रहे हैं जो कि बच्चों में आती है। और बच्चे में एक बार जब डिसरिस्पेक्ट अपने स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति, समाज के प्रति आ गया तो फिर वो आ नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ हैं कि पेरेंट्स जो है स्कूल के साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहें और ये ना सोचें कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं एक टीचर रख के उसको अच्छा मैथ्स करा दूंगा। अभी होता क्या है, देखिए आपको बताएं कि किसी सब्जेक्ट में बच्चा कम नंबर पाया, पेरेंट्स क्या करता है, तुरंत एक टीचर को बुलाता है, ट्यूशन लगा देता है। वहाँ पर ये जानने की जरूरत है क्यों कम पाया या इसकी और स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैथ्स में कम आया तो हो सकता है उसका साइंस में अच्छा मार्क्स हो सकता है सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स हो, तो उनका उसमें उसका बल्कि और उस स्ट्रेंथ को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें उसके इंटरेस्ट को पैदा करने की ज़रूरत है और समाज के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। वो पेरेंट्स ही कर सकता है बच्चों को। पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ जुड़ेंगे, अपने बच्चे के साथ जुड़ेंगे, तभी स्कूल में जाने, स्कूल से आने से वो रिजल्ट मिल सकेगा कि वो एक बेहतर आदमी बन सके, बेहतर इंसान बन सके, एक बेहतर अधिकारी, बेहतर कर्मचारी बन सके, समाज का एक बेहतर नागरिक बन सके। अभी हमने डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल और झालसा के गवर्निंग बॉडी के सदस्य डॉक्टर राम सिंह से बात की। कानून की बात में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।